Hello students, here our next lecture of class 10 subject biology chapter how do organism reproduce। तो how do organism reproduce में हम पहुंचे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बात करी थी प्यूबर्टी की। हमने प्यूबर्टी की बात करी थी। प्यूबर्टी यानी कि एक ऐसी एज जहाँ पे सेक्स हार्मोन्स और जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉय में और गर्ल्स में, दोनों में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मीन्स कि वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, एबल टू रिप्रोड्यूस, तो उसे हम बोल देते हैं प्यूबर्टी। यानी कि द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर और एबल टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो उसे क्या कह देते हैं हम, प्यूबर्टी कह देते हैं। दोनों ही भले आप बॉयज़ की बात करें या गर्ल्स की बात करें, दोनों में ही चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, दोनों की ही बॉडी चेंजेस को शो करती है। और हमने कुछ कॉमन चेंजेस की भी बात करी थी। और उसके बाद कॉमन चेंजेस की जो बात करी थी, हमने ये पढ़ा कि अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो जब उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म क्या होते हैं, सेक्स गैमेट होते हैं जो कि आगे चल के फीमेल के एग से जाके फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, कंप्लीट नए जायगोट का फॉर्मेशन वो करते हैं, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया था, उससे हमने सीखा था कि कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है ह्यूमन मेल में। ठीक है, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि अब देखिए इसमें मेन चीज क्या है ना, कि सबसे फर्स्ट चीज आपने याद करनी है कि ह्यूमन मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस में इसका फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस ओवल शेप के एक पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मीन्स कि शेप उनका ओवल होता है और एक पेयर में वो प्रेजेंट रहते हैं, वहां स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और हमने पढ़ा था कि स्पर्म फॉर्मेशन कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लेता है, कंप्लीट स्पर्म फॉर्मेशन। वहाँ पे बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि स्पर्म को मैच्योर करवाया जाता है। तो ये हम आगे जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो अभी जानते हैं कि कैसे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कैसे स्पर्म फॉर्मेशन हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं। सबसे पहले ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल माइटोसिस डिवीजन करती हैं और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को बनाती हैं। और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होती है ना, उन्हें स्पर्म मदर सेल कहा जाता है, हमने पढ़ा है। और ये स्पर्म मदर सेल मल्टीप्लिकेशन फेज में कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहती है। माइटोसिस का मीनिंग यही होता है ना कि इंक्रीज, नंबर का इंक्रीज होना। ठीक है, नंबर को इंक्रीज कर देता है। मीन्स अगर 1 है तो 1 से 2, 2 से 4, देखिए 1 है 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, ऐसे 4 से ही फिर 2 इससे बनेगी, 2 इससे बनेगी, 2 इससे, 2 इससे, तो ऐसे ही नंबर इनका बढ़ते ही रहता है। माइटोसिस डिवीजन 2n और मियोसिस में नंबर हाफ हो जाता है, नंबर कम हो जाता है, हम ये पढ़ते हैं। और हमारी बॉडी के मीन्स की अगर मैं बात करूं स्पर्म और एग सेल को छोड़ के या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो प्रोसेस होती है, कुछ प्रोसेसेस को छोड़ के, कुछ जगह में छोड़ के, ऑलमोस्ट सारी जगह में माइटोसिस डिवीजन ही माना जाता है कि प्लेस करता है या माइटोसिस ही होता है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था। हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है, कंटिन्यूसली डिवाइड होती है और फॉर्मेशन करती है बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल का। अब जब बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल यानी कि बहुत सारी सेल्स ऐसी बन गई हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी, तो अब बॉडी कहती है कि बस अभी हमने डिवाइड नहीं होना है, अभी हमारे पास नंबर बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब एक नई प्रोसेस वो करते हैं, खुद में ग्रोथ करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है। ग्रोथ कैसे होती है ना, इसमें जो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बने हैं, इनमें से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि कैपेबल नहीं होते हैं ग्रोथ करने के लिए। तो उनमें प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल, सारी चीजें होती है। तो उनका साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इन जो डेवलप हो रही है, जिनमें ग्रोथ हो रहा है, वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ले लेती हैं और खुद की ग्रोथ करती हैं और आसपास के मीडियम से भी वो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देती हैं। अब जब ये होता है तो ग्रोथ फेज में नंबर इंक्रीज होना यानी कि माइटोसिस डिवीजन तो रुक जाता है, लेकिन उनके शेप और साइज में चेंज आ जाता है। तो इनको क्या बोल देते हैं हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि देखिए जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ये 46 का मीनिंग क्या है पता है, 46 क्रोमोसोम्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जर्मिनल एपिथेलियल के पास 46
46 क्रोमोसोम है, माइटोसिस हुआ तब भी 46 क्रोमोसोम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना तब भी 46 क्रोमोसोम है। इट मीन्स कि ये सारी यहाँ तक सारी की सारी डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल मीन्स जिसके पास दोनों ही पेरेंट्स के या जिसके पास 46 के 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड सेल का मीनिंग होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जिसके पास क्रोमोसोम नंबर का ठीक आधा है। जैसे 46, अब देखिए अब ग्रोथ फेज के पास, अब ग्रोथ फेज भी हो गया, ग्रोथ भी हो गई, तो अब बारी आती है कि चलिए आगे बढ़ा जाए, स्पर्म फॉर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे मियोसिस फॉर मैच्योरेशन, अब मैच्योर करने की, मैच्योरेशन की फेज यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे एक फेज आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में सबसे पहले ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं। मियोसिस डिवीजन, अभी तक माइटोसिस डिवीजन हो रहा था, माइटोसिस डिवीजन में हमने कहा कि नंबर डबल हो रहा है। हालांकि यहाँ पे भी 2 ही बन रही है, ऐसा नहीं है हाफ बन रहा है, लेकिन नंबर हाफ किसका होगा, क्रोमोसोम्स का। देखिए 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में और 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में आ गई। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स अब ये बन चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो 100% कंटेंट था वो 50-50 में डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका जो 100% कंटेंट है वो इसके पास आएगा, ऐसे ही इसका भी 100% आएगा। ओके, बस सेल 2 हो जा रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आते आते ये हो गया है हैप्लॉइड। और एक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी डिप्लॉइड है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में, बॉडी के हर एक पार्ट में 46 क्रोमोसोम है, यानी कि डिप्लॉइड सेल है, सिवाय एग और स्पर्म सेल को छोड़ के। एग सेल और स्पर्म सेल 23 क्रोमोसोम्स के साथ होते हैं। और होने का रीजन क्या है, 23 क्रोमोसोम स्पर्म के पास होंगे, 23 क्रोमोसोम एग के पास होंगे, तभी तो वो जो नया जायगोट बनेगा 46 क्रोमोसोम वाला बनेगा ना। अगर 46 स्पर्म के पास है, 46 एग के पास भी है, तो फिर इतने सारे क्रोमोसोम, फिर वो तो ह्यूमन रह ही नहीं जाएगा, वो तो किसी और ही लेवल पे पहुंच जाएगा, वो कुछ और ही जानवर बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए स्पर्म और एग सेल को छोड़ के, स्पर्म और एग सेल, मेल में स्पर्म सेल एग और फीमेल में एग सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स होते हैं सभी हमारी बॉडी में डिप्लॉइड होते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, फीमेल ओवरी क्या है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ओवरी में ही तो एग बनता है तो डिप्लॉइड है, ओ हैप्लॉइड है। ओवरी डिप्लॉइड, बट ओवरी में बनने वाला एग हैप्लॉइड होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, तो अभी इसको जान लेते हैं। तो अब ये हैप्लॉइड सेल बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स। अब जैसे ये प्रोसेस होती है, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, और मियोसिस सेकंड में भी सेम प्रोसेस होती है। ये 23 वाला 23 में डिवाइड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 23 ही इक्वल, मतलब कि जो इसका कंटेंट है सेल 2 हो जाएंगी, लेकिन जैसे जीरोक्स हो जाता है ना, जीरोक्स में सेम चीजें रहती हैं, तो वैसे ही कुछ ऐसा होता है। 23 इसके पास रहेगा, 23 इसके पास, 23 रहेगा। और स्पर्मेटिड, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स बना, सेकेंडरी स्पर्मेटिड से अब स्पर्मेटिड्स बन गया। फिर यहाँ पे मियोसिस सेकंड पहुंचने पे यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं स्पर्म फॉर्मेशन की तरफ, या मेल बॉडी अब यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन के सिर्फ एक स्टेप पीछे है, और इनको स्पर्मेटिड से अब एक प्रोसेस यहाँ पे होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मीनिंग है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। तो मेटामॉर्फोसिस होती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज होती हैं, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिया जाता है, और अल्टीमेटली ये स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं विद 23 क्रोमोसोम्स विच इज नोन एज हैप्लॉइड सेल हम कह देंगे स्पर्म को। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे कि हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आने जैसा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, नेक्स्ट हमारा था oogenesis। oogenesis की हमने बात करी थी ना, कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका भी है। तो देखिए oogenesis यानी कि एग फॉर्मेशन, जो कि ह्यूमन फीमेल में होता है। स्पर्म फॉर्मेशन किस में होता है, ह्यूमन मेल में होता है। ओके, तो देखिए जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स थी, इसमें भी 3 प्रोसेसेस, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, ठीक है, 3 स्टेप आते हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं वो डिवाइड होंगी, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन इन्होंने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइटोसिस डिवीजन किया। वहां पे स्पर्मेटोगोनिया सेल बन रही थी, है ना, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन रही थी, तो उनको हमने स्पर्म मदर सेल कह दिया था। यहाँ पे ओगोनिया सेल बन रही है, और ओगोनिया को हमने क्या कह दिया, एग मदर सेल, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज हमने जो इसमें पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि ह्यूमन फीमेल में एग बनने की प्रोसेस तभी शुरू हो जाती है जब वो मदर अपनी मदर के वॉर्म में होती है। मीन्स कि जो भी ह्यूमन फीमेल है, जैसे
कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्ची है जो अभी बॉर्न नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपनी मदर की वॉर्म में है तभी उसकी बॉडी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही जेंडर डिटरमाइन हुआ कि वो फीमेल है, वो फीमेल बनने वाली है, तो वैसे ही उसमें ये सारी इतनी प्रोसेस, यहाँ oogonia के डिवाइड होने तक की प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाती है। और ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन हम पढ़ चुके हैं, यानी कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ओवरी से एग का बाहर निकलना। बाहर निकलना मीन्स ओविडक्ट तक आना, फेलोपियन ट्यूब तक आना, ठीक है। बाहर निकलना मीन्स ऐसा नहीं बॉडी से बाहर निकलना। और कभी कभी होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, वो जो ओव्यूलेशन कभी कभी बॉडी में ही डाइजेस्ट हो जाता है वो एग, या कभी कभी मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर निकलने का मीन्स हम बोलेंगे कि ओवरी से निकलते हुए वो ओविडक्ट तक या फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया है, उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14 डेज पहले होता है ना, ये हमने पढ़ा था। और तो अब ये जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन से पहले तक की जो प्रोसेस है, यहाँ पे oogonia सेल डिवाइड होती है, सेम प्रोसेस होती है जैसे कि स्पर्म में हमने पढ़ा था, इसमें भी ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ जब होती है, ये तो ओव्यूलेशन से पहले, अब जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी अब स्टार्ट होने वाली है उस फीमेल की, तो यहाँ पे होता क्या है ना कि ये फिर डिवाइड करता है ये, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे तो क्या हुआ था, इक्वल साइज के दो सेल हमने देखे थे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटेड्स हमने देखे थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, दो सेल जरूर बनते हैं लेकिन इक्वल साइज के नहीं, एक साइज में बहुत बड़ा, एक साइज में बहुत छोटा। जो छोटा बनता है 26 क्रोमोसोम्स उसके पास होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म कम होता है। साइटोप्लाज्म कम होता है तो आगे जाके रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी इसकी खत्म, और इसे बोल दिया जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। जबकि दूसरा वाला सारा का सारा साइटोप्लाज्म ले लेता है, लेकिन क्रोमोसोम्स इसके पास भी 23 ही होते हैं। इसे सेकेंडरी oocyte कह दिया जाता है। और मियोसिस सेकेंड की जो मेटाफेज स्टेज होती है वहां पे ये होता है। अब ये प्रोसेस जैसी, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो कुछ हो, ये प्रोसेस ऐसी ही रहेगी हमेशा। लेकिन कब तक रहेगी, तब तक जब तक कि कॉपुलेशन नहीं हो रहा है, या जब तक कोई स्पर्म आके अटैच नहीं हो रहा है, तब तक ये मियोसिस सेकंड में ही रह जाता है। मतलब कि इनकम्प्लीट, मियोसिस सेकंड इनकम्प्लीट रहता है। मियोसिस सेकंड कंप्लीट तब होता है, मियोसिस सेकंड का डिवीजन तब कंप्लीट होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स कि जब स्पर्म और एग यूनाइट होंगे तब ये कंप्लीट होगा। और अगर कभी ऐसा हो रहा है कि स्पर्म और एग पूरी लाइफ में फीमेल के नहीं यूनाइट हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है उसकी बॉडी में पूरी लाइफ में, मतलब मीटिंग नहीं हुई, कपलिंग नहीं हुई, स्पर्म उसकी बॉडी में अंदर नहीं गए, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम होने वाली, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मियोसिस सेकंड वाली ही स्टेज में ऐसे रहेगा वो, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, मियोसिस सेकंड की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, स्पर्म और एग दोनों यूनाइट होंगे और यहाँ पे एक नए सेल का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए 46 क्रोमोसोम से यहाँ पे तो 23 क्रोमोसोम हो गए थे ना, हैप्लॉइड हो गया था। अब देखो जैसे इसमें डिवीजन होता है वैसे इसमें भी डिवीजन होते रहता है, लेकिन एक टाइम आता है कि फिर ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट फॉर्मेशन होगा तो फिर वही प्रोसेसेस आगे बढ़ेंगी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करी थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने कहा था कि ह्यूमन फीमेल में प्यूबर्टी का एक साइन है, और जब 12 से 13 साल की कोई भी गर्ल हो जाती है, 9 to 10 ईयर डिफर करता है एज, ठीक है। किसी में 9 to 10, किसी में 11, 12, 13, 14 एज डिफर करता है। तो जब भी ये प्रोसेस होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब कि ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ चेंजेज आते हैं। या अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो जब भी गर्ल अपनी प्यूबर्टी वाली एज में पहुंचती है 10 से 12 ईयर में, तो सेक्स हार्मोन रिलीज होने उसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो एग है वो क्या होने लगता है, मैच्योर होने लगता है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे एग तो बन गए थे ना, ये एग ही तो हैं, ये एग बन गया था यहाँ पे, जो एग रिलीज होता है ओवुलेशन के टाइम पे वो बन गया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब एग बन गया है तो वो सारे मैच्योर नहीं होते हैं, वो हर मंथ एक ओवरी में एक एग मैच्योर होता है, ठीक है। हर मंथ पूरी लाइफ साइकिल में हर मंथ एक ओवरी में एक एग। अब ये पता नहीं है कि कौन सी ओवरी में होता है, लेफ्ट, क्योंकि ओवरी भी तो 2 होती है ना, लेफ्ट एंड राइट 2 ओवरी होती है ह्यूमन फीमेल में। तो कैसे ये ऑल्टरनेट होता है, या एक बार लेफ्ट एक बार राइट में मैच्योर होता है, या किसी में भी हो जाता है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और लेफ्ट वाली ओवरी को कैसे पता चलता है कि राइट वाले ने बना दिया है, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे होता यही है कि हर मंथ एक महीने में एक ओवरी एग मैच्योर करती है। जैसे ही मैच्योर हो जाती है वो उसकी कवरिंग तोड़ता है वो एग, और फेलोपियन ओवरी से वो बाहर आता है,
ठीक है। तो अब होता कब है, जब भी मैच्योर ओवम रिलीज होता है तो ओवरी से बाहर निकलता है, तो उस टाइम पे क्या कह दिया जाता है, उसे ओव्यूलेशन कह दिया जाता है। ओव्यूलेशन से पहले, अब देखो होता, हमने पढ़ा था ना ओव्यूलेशन से पहले क्या होता, ओव्यूलेशन जब हो जाता है या ओव्यूलेशन जब हो रहा होता है तो हमारा जो यूट्रस है, यानी कि फीमेल का जो यूट्रस है वो तैयारी करने लगता है कि क्या पता ओव्यूलेशन होते ही स्पर्म आ जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन, क्योंकि वॉर्म में ही होगा जायगोट फॉर्मेशन। जायगोट का फॉर्मेशन हो गया तो फिर उसके लिए रहने के लिए भी एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि नया सा बहुत छोटा सा सेल होगा, उसको सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो वहाँ पे इन्वायरमेंट बनाना स्टार्ट कर देता है और ब्लड वेसल्स की लेयर्स उसमें चढ़ाना वो स्टार्ट कर देता है। जब ब्लड वेसल्स की लेयर्स को वो चढ़ा रहा होता है तो वो बस यही उसके कॉन्सेप्ट उसका यही होता है। और ये ना ऐसे ही नहीं होता है, बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पे को रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, अलग अलग टाइप के, एस्ट्राडायोल हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स यहाँ पे आते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसको ब्लड वेसल्स की लेयर चलाने में, यूट्रस को तैयार करने में। तो अब जैसे ही ओवल्यूशन हुआ, लेकिन अब देखो ओवल्यूशन जब होगा तो जो एग होता है ना वो फैलोपियन ट्यूब में 24 से 48 आवर तक ही जिंदा रहता है, यानी कि 24 से 48 आवर तक ही उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अगर स्पर्म आता है तो उससे यूनाइट होगा और फर्टिलाइजेशन होकर पाएगा। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी वो तब खो देता है जब 48 आवर हो जाते हैं या 24 आवर हो जाते हैं। तो उसके बाद जब ऐसा हुआ 24 से 48 आवर हो गए लेकिन कोई स्पर्म नहीं आया, अभी तक उसने क्या किया था, उसको तो लगा था कि स्पर्म आएगा, किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को लगा था कि स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर एक नया बेबी वहां पे बनने वाला है, तो उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, हम क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं तो हम उस केस में पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है पता है, जब ऐसा ये कंडीशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पता चल गया है कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स कि कोई भी स्पर्म नहीं आया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जायगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो उस ब्लड वेसल्स की, उस एनवायरनमेंट की, या वो कुशन जैसा सॉफ्ट जो एनवायरनमेंट उसने बना रखा है ना, उसकी रिक्वायरमेंट उसे नहीं है। तो फिर अचानक से हार्मोन्स का लेवल गिर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल गिर जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही स्टिमुलेट करता है कि आपको ब्लड वेसल्स चढ़ानी है, ब्लड वेसल्स चढ़ानी है, इनकी बिल्कुल एक लेयर जैसी चढ़ा देनी है। कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इस पोर्शन में ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हेल्प करता है कि आप ब्लड वेसल चढ़ाइए, और प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल गिर जाएगा तो यहाँ पे चढ़ी हुई जो ब्लड वेसल्स की लेयर है वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है, और जब ये टूटेगी तो ब्लड ओज आउट होता है, ब्लड बॉडी से बाहर आता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। और वन मोर थिंग कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे मेनाकी कहा जाता है, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यानी कि लास्ट, उसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, तो अब जब स्टार्ट होती है तो वो 9 से 10 साल, 10 से 12 साल किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है। ठीक ऐसे ही मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जहां पे फीमेल अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेस कर रही होती है। वो 48, 45 की एज से हो सकता है, कभी भी 50, 55, 56 भी किसी किसी तक पहुंचता है। नॉर्मली 48 से 50, 52 तक वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब जो ह्यूमन फीमेल है वो रिप्रोडक्टिव अब उसकी एज वापस हो गई है, मींस कि अब वो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं रखती है, अब उसके एग उसकी बॉडी से खत्म हो चुके हैं, अब एग के साथ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद हमने थोड़ा सा जाना था फर्टिलाइजेशन के बारे में। आई गेस फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। और फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, हमने पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल ह्यूमन में हमने पढ़ा था, जहां पे को कि फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है, ह्यूमन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल। और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कि कहीं स्पर्म बॉडी से बाहर निकला, फीमेल की एग फीमेल की बॉडी से बाहर निकला और एक कुशन जैसा एनवायरनमेंट उसने दिया, या जो भी किया उसने बाहर किसी भी वाटर बॉडी में या कहीं पे भी, और वहां जाके वो क्या हो गए, यूनाइट हो गए। ठीक है, मीन्स कि फीमेल की बॉडी के अंदर या मेल की बॉडी, वैसे भी फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर निकला, फीमेल की बॉडी से एग बाहर निकला, और कहीं नॉर्मली ये होता है एक्वेटिक
उसमें हम देखते हैं एम्फीबियंस में नॉर्मली फ्रॉग्स में ये होता है, फ्रॉग तो सभी ने देखे ना, फ्रॉग में ये होता है मेल फ्रॉग भी फीमेल, मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों ही स्पर्म और एग अपने रिलीज करते हैं रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद क्या होता है, कहीं एक वाटर बॉडी में या कहीं वो बह के चले जाएंगे और जहाँ पे यूनाइट होंगे वहाँ उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और नए फ्रॉग का या फ्रॉग लार्वा का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में क्या था, हमने कहा था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और हमने इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। हमने कहा था कि मेल गैमेट, मेल बॉडी से सबसे पहले, अब इसको हम कुछ चार्ट टाइप का बना के अगर हम पढ़ें तो ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म हुआ, स्पर्म होता है ना, ये मेल की बॉडी से रिलीज हुआ। ठीक है, अब मेल की बॉडी से रिलीज हुआ तो ये क्या होगा, कहाँ एंटर करेगा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में, है ना, फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर करेगा। अब जो स्पर्म होता है बहुत ज्यादा हाईली मोटाइल होता है, कहाँ से एंटर करता है बेटा, ये जाता है कहाँ, पहले फीमेल के सर्विक्स में, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में, और यूट्रस से पास होते हुए ये स्पर्म कहाँ पहुंचता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक के ओविडक्ट में पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्म और एग यूनाइट होंगे, यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है। और एक कंडीशन और, अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म एंटर नहीं किया, ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म एंटर नहीं किया, ओव्यूलेशन से बहुत पहले और ओव्यूलेशन से बहुत बार बाद में कर रहा है, तो यहाँ पे इसे एग नहीं मिलने वाला है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है। और एक चीज और कि सिर्फ एक टाइम की कपलिंग या एक टाइम की मेटिंग में ही मेल की बॉडी से मिलियंस अमाउंट में स्पर्म कहाँ एंटर करते हैं, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में। ओके, फीमेल जेनिटल ट्रैक में एक कपलेशन के दौरान, एक मेटिंग के दौरान मिलियंस अमाउंट में स्पर्म एंटर करते हैं, लेकिन उन मिलियंस अमाउंट ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म या दो स्पर्म, कभी कभी दो, नॉर्मली एक स्पर्म, सिर्फ एक स्पर्म कैपेबल होता है जो कि फीमेल ओविडक्ट तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि बाकी के सारे इमेच्योर थे, वो मैच्योर नहीं हो पाए थे। फीमेल जेनिटल ट्रैक एक टेस्ट लेता है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, वहां पे स्पर्म मैच्योरेशन की प्रोसेस करवाई जाती है। स्पर्म मैच्योरेशन की प्रोसेस मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो होती ही होती है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी कराई जाती है, और उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे फीमेल जेनिटल ट्रैक में स्पर्म को मैच्योर करवाया जाता है, और वहां पे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स का या सीक्रेशन वहां पे करवाया जाता है, जिससे कि जो कैपेबल होगा वो आगे बढ़ेगा, और जो कैपेबल नहीं होगा वो वहीं पे फीमेल जेनिटल ट्रैक में ही खत्म हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो कभी कभी एक स्पर्म और कभी कभी उन मिलियंस में से एक स्पर्म भी इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो ओविडक्ट तक पहुंच पाए, क्योंकि हमें पता है ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है, एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे कैपेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एग प्रेजेंट है और स्पर्म एग का क्या हो गया है, यूनाइटेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब स्पर्म पहुंचता है एग तक और पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करना मीन्स कि बिल्कुल इसके अपना हेड वाला जो पोर्शन है ना, वो पूरी तरीके से इसमें एंटर वो करवा देता है एग के न्यूक्लियस में, और जैसे ही यहाँ पे इनका ये दोनों यूनाइट होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट फिर आगे अब अंडरगो माइटोसिस डिवीजन, ये जाइगोट करता है माइटोसिस डिवीजन। अब देखो जाइगोट माइटोसिस डिवीजन करने का रीजन क्या, हमने पढ़ा कि माइटोसिस डिवीजन में सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक सेल बना जो कि 46 क्रोमोसोम के साथ आएगा। क्यों आएगा 46 क्रोमोसोम के साथ? क्योंकि 23 क्रोमोसोम इस एग के पास है और 23 क्रोमोसोम इस स्पर्म के पास है। ठीक है, तो अब दोनों मिले 46 क्रोमोसोम हो गया। अब यही एक सेल बेटा, यही एक सेल ना हमारी पूरी बॉडी बनाता है मदर की वॉर्म में, तो है ना इंटरेस्टिंग। तो ये क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन, पहले यही एक सेल 2 पार्ट में टूट जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 4 पार्ट में टूट जाएगा, फिर 8 में, फिर 16 में, ऐसे करते करते बहुत सारा एक बिल्कुल बंच लाइक स्ट्रक्चर ये बना देता है। और आफ्टर दैट धीरे धीरे डिवीजन होता है रहता है, और जैसे कि हमारे ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होते हैं इसी एक सेल से, इसी एक सेल में हुए डिवीजन से हमारे हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, आईज, नोज, एयर्स, लंग्स, किडनी, हार्ट वगैरह जितनी भी सारे ऑर्गन है वो इसी एक सेल से बनते हैं। लेकिन कैसे? डिवीजन। और उस बनने की प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स का वहां पे फॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल तो होगा क्या, जाइगोट बन गया है। तो जाइगोट कहाँ बना है? अभी तो फैलोपियन ट्यूब में ही ये है। धीरे धीरे ये आने लगता है नीचे। नीचे कहाँ? ये नीचे यानी कि
इस पोर्शन में यहाँ पर कहीं फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो अब यहाँ पे को यहाँ जो जाइगोट बना है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, डेवलप होना स्टार्ट करता है, 5 से 6 दिन का टाइम लेता है और उसके बाद यहाँ यूट्रस में आना ये स्टार्ट करता है। ठीक है, यूट्रस में आएगा और यहाँ पे खुद को इम्प्लांट कर देता है, ताकि क्योंकि ये तो वॉर्म तो यही है ना, यूट्रस को ही तो वॉर्म कहा जाता है, तो वॉर्म में ये खुद को इम्प्लांट कर देता है, तो इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और इम्प्लांटेशन के बाद धीरे धीरे ग्रोथ होती है और एक कंप्लीट नए ह्यूमन बीइंग में या एक कंप्लीट फीटस में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जब पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा तो फीमेल की बॉडी से डिलीवर कर देती है बाहर और एक बिल्कुल पूरी तरीके से डेवलप, सारी बॉडी पार्ट्स डेवलप, एक नया न्यू बॉर्न बेबी उसे मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी। आज हमने जो मेन टॉपिक पढ़ना है, हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है, तो आपको दोनों के ही डायग्राम लर्न होने चाहिए, आपको दोनों के ही बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का शो होता है, कुछ इस तरीके से उसे दिखाया जाता है। तो अब देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले हम बुक से, मुझे लगता है कि पहले बुक से पढ़ लेना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल इन द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा पोर्शन कंसिस्ट करता है जो कि जर्म सेल को कंसिस्ट करता है, और बाकी के जो पोर्शन है वो जर्म सेल का फॉर्मेशन करते हैं और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने इतना ही पढ़ा है। उसके बाद पहले मैं चाहती हूँ कि आप पूरा डायग्राम देखें। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है टेस्टिस को, दो एक पेयर में ये प्रेजेंट रहते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेस्टिस के ठीक नीचे इसको कवर करने के लिए है स्क्रोटम। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंसेस, और यहाँ से जो इधर यूरेटर या ब्लैडर में जो जुड़ रहा है उसे हम यूरेटर बोल देते हैं। और दिस पार्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड आई होप आप लोगों ने नेम सुना है। और दिस वन इज सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ब्लैडर, दिस वन इज पेनिस, एंड ये जो पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिर से आपको दिखा, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, तो ये इतने पार्ट्स को ये कंसिस्ट करता है। तो 1 बाय 1 पहले पार्ट्स के बारे में जाने, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो देखिए, टेस्टिस, सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। तो 2 टेस्टिस होते हैं मेल बॉडी में और ये होते हैं ओवल शेप के, दिखाई दे रहे हैं ना ओवल शेप आपको इसका, तो ओवल शेप का होता है। ठीक है, टेस्टिस। अब देखिए, टेस्टिस कंसिस्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को, मतलब कि मेन पार्ट सेमिनिफेरस ट्यूबल, और उसके साथ साथ बाकी पार्ट्स भी होते हैं। आपकी बॉडी में आपकी बुक में डायग्राम नहीं दिया गया है, तो मैं आपको टेस्टिस का डायग्राम दिखाती हूँ। जब भी हम टेस्टिस का सेक्शन कट करते हैं, एलएस हम कट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब इसका कट किया जाता है, या माइक्रोस्कोप में जब टेस्टिस को देखा जाता है, तो उसका डायग्राम दिखता है कुछ ऐसा। देखिए, इतना छोटा सा टेस्टिस दिखने वाला इसका डायग्राम होता है कुछ ऐसा। अब पहले इसके पार्ट्स को जानते हैं और उसके बाद इसका फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सेमिनिफेर। अब देखिए, ये है पूरा टेस्टिस का डायग्राम। तो टेस्टिस के डायग्राम में जो ये पोर्शन है, जो ये बाहर वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसे सेप्टम कहा जाता है। ये 3 लेयर से घिरा होता है, मीन्स कि 3 प्रोटेक्टिव लेयर इस टेस्टिस के पास होती है। एक तो है ट्यूनिका वास्कुलेसा, जो अंदर की जो रेड कलर से आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको कहा जाता है ट्यूनिका वास्कुलेसा। और बाहर की जो आपको डार्क कलर की दिखाई दे रही है, इसे ट्यूनिका एल्बुजिना। और बाहर, फिर उसके भी बाहर जो आपको ये जो डॉटेड लाइन जो शो हो रही है, डबल डॉटेड लाइन जो आपको शो हो रही है, दिस इज ट्यूनिका वेजिनेलिस। यानी कि 3 प्रोटेक्टिव लेयर इसके पास हैं, ट्यूनिका वेस्कुलेसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनेलिया या वेजिनेलिस। ठीक है, और साथ ही साथ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्टिस इज सेमिनिफेरस ट्यूबल। हालांकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। और क्यों इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मैंने कहा, क्योंकि टेस्टिस का स्पर्म का फॉर्मेशन यही होता है। तो अब आपने जो ये क्वेश्चन लर्न करना है, जो आंसर आपने लर्न करना है ना, कि हम सबको पता है,
आप में से सबको पता है, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है उसमें मैंने आपको जितना बताया, आपको इतना तो कंफर्म हो गया है कि स्पर्म फॉर्मेशन मेल में होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, मेल सेल है, मेल जर्म सेल है, और जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के टेस्टिस में होता है, यानी कि टेस्टिस में इसका फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, टेस्टिस वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि टेस्टिस के कौन से पार्ट में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। आपको रीजनिंग टाइप क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको और डीप पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूबवेल होता है, टेस्टिस में प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूबवेल जो पार्ट होता है वहां होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहा। स्पर्म प्रोड्यूस यहाँ पे किए जाते हैं और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है। उसके बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसे ट्यूबुली रेक्टी कहा जाता है। दिस वन इज एपिडिडाइम्स। ये पूरा पोर्शन, ये जो ब्लू से दिखाया गया है, ये पूरा पोर्शन है हमारा क्या, एपिडिडाइम्स। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड पार्ट, टेल पार्ट और मिडिल पोर्शन। तो हेड पार्ट को कैप्यूट एपिडिडाइम्स कहा जाता है, टेल पार्ट को कॉडा एपिडिडाइम्स कहा जाता है, इसे मिडिल पीस कहा जाता है, बीच वाले पार्ट। यहीं से निकला हुआ आता है वास्ट डिफरेंसेस, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो हमें डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखाया है, ये कुछ एपिडिडाइम से इस तरीके से बाहर निकलता है कॉइल्ड फॉर्म में और यूरेथ्रा को ये ज्वाइन करता है। और इसके अंदर, इस एपिडिडाइम्स के अंदर होता है डक्ट ऑफ एपिडिडाइम्स। ये टेस्टिस तो इसके पास प्रेजेंट है, और वास। अब देखो 2 चीज आपको मिलेंगे, वास डिफरेंसेस और वास इफ्रेंशिया, या वासा इफ्रेंशिया या वासा डिफरेंशिया। आपको 2 चीजें यहाँ पे मिलेंगी। और वास डिफरेंसेस को स्पर्म डक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसे स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है ना, सबसे पहले तो इसका डायग्राम आपने नोट करना है। ठीक है, किसका, टेस्टिस का। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बनाइए, और या फिर आप साथ साथ ही बनाते रहिए। तो ये डायग्राम आपने पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और टेस्टिस का डायग्राम, ऐसे ओवरी का डायग्राम आपको सीखना ही पड़ेगा बेटा। अगर आपको नहीं आया तो फिर बायो में विदाउट डायग्राम तो मार्क्स मिलते ही नहीं है, या विदाउट डायग्राम तो बायो का कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब जानते हैं 1 बाय 1 हर एक पार्ट के बारे में। तो टेस्टिस 2 पेयर में, 1 पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, और इसका जो सेमिनिफेरस ट्यूबेल वाला पार्ट है वो क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। दूसरा आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम देखिए ये वाला पोर्शन जो पाउच लाइक एक बैग की तरह आपको नजर आ रहा है ना, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, या आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ये प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे जैसे ही टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबवेल में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, तो जो डेवलपिंग या जो मैच्योर होने वाले जो स्पर्म होते हैं, वहां पे होता क्या है ना कि उनको प्रोटेक्ट ये करता है। अब आप बोलेंगे कि वो टेस्टिस में बनते हैं तो फिर स्क्रोटम कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो स्क्रोटम कैसे प्रोटेक्ट करता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो अभी अभी बने हुए जो स्पर्म है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर को नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, उन्हें चाहिए होता है हमारी बॉडी से या ह्यूमन बॉडी से कम टेम्परेचर। तो ये जो स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम एक थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। जब उसे कम टेम्परेचर की जरूरत है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर उसका कर देता है। किसका, टेस्टिस का। ठीक है, कितना कम, 2 से 3 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो वो 35-34 कर देगा, जिससे कि ज्यादा हीट की वजह से स्पर्म जो मेच्योर होने वाले जो स्पर्म है, मेच्योरिंग जो स्पर्म है, उनकी डेथ ना हो। ठीक है, वो धीरे धीरे मेच्योर होते रहे। तो ये काम स्क्रोटम का होता है। नेक्स्ट पोर्शन जो आता है वो आता है एपिडिडाइम्स। हम बात करते हैं एपिडिडाइम्स का। ये कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमें दिखाई दे रहा है कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस से जुड़ा हुआ रहता है, और ये टेम्पररी स्टोर। अब देखो यहाँ पे सेमिनल ट्यूबेल्स में बने हुए जो स्पर्म है वो ऐसा नहीं कि वो यहीं पे रहते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे उनको बनाया जाता है, और टेस्टिस के अलग अलग हिस्सों में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में इसको तैयार किया जाता है, इसको रेडी किया जाता है मेच्योरेशन के लिए, मेच्योर होने के लिए, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने लायक बनाने के लिए तैयार किया जाता है। अब इतनी कोशिश करने के बाद भी एक ही स्पर्म होता है जो कि मैच्योर होता है एक बार में, एक बार के कॉपुलेशन में इतना मैच्योर होता है कि वहां तक पहुंच जाता है, और कभी कभी तो एक भी नहीं होता है, पढ़ा था ना हमने। तो अब यहाँ पे को क्या होता है, इसे ये 1 बाय 1 एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऐसे करते करते ये अब कहाँ पहुंच जाता है, एपिडिडाइम्स में पहुंच जाता है। और एपिडिडाइम्स में इसको थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, या थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, 24 आवर के लिए, 14 आवर के लिए, 5 आवर के लिए, कुछ ऐसे इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसीलिए इसे टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म्स भी कहा जाता है। किसे, एपिडिडाइम्स। क्या पढ़ते हैं इसे, एपिडिडाइम्स से बोला जाता है।
ठीक है। तो अब एपिडिडाइम्स यहाँ पे क्या होता है, इसको यहाँ इसको स्टोर करने का रीजन ये है कि इसे मैच्योर करवाया जाता है और इसको इसकी मोटेलिटी दी जाती है। मोटेलिटी मीन्स कि इसको स्विमिंग कैपेसिटी दी जाती है, थोड़ा बहुत सीक्रेशन इसे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से अब जब ये निकलेगा, जब इसका टाइमिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे इस हिसाब से मैच्योर जितना होना था वो यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये निकलता है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंसेस। ठीक है, इसे वास डिफरेंसेस में भेजा जाता है जिसे कि हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। और स्पर्म डक्ट जो होता है ये टेस्टिस से कनेक्टेड रहता है और यहां से जाता है कहाँ, ये यूरेथ्रा में। ठीक है, यहां से इसे यूरेथ्रा में भेजने की प्रोसेस की जाती है और फिर यहाँ पे को ये अलाउ करता है सीमेन के पासेस को। सीमेन क्या होता है, सीमेन एक लिक्विड वाइटिस या पेल क्रीमिश कलर का एक लिक्विड होता है जो कि स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है या स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा दिस पोर्शन, अच्छा इसमें दिखाया ये वाला पोर्शन, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ये कॉमन पासेज होता है, किस चीज के लिए कॉमन पैसेज है, दोनों ही स्पर्म और यूरिन को पास करने के लिए। अब देखिए ह्यूमन मेल जो होता है ना, मेल में यूरिन के पास के लिए और स्पर्म के पास के लिए पास होने के लिए एक ही ट्रैक होता है। मींस कि एक ही पोर्शन होता है जहां से स्पर्म भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है। हालांकि दोनों साथ में कभी पास नहीं होते हैं, टाइमिंग दोनों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही पैसेज होता है, कॉमन पाथवे उनका होता है जहां से स्पर्म एंड यूरिन दोनों ही रिलीज होते हैं। ठीक है, जबकि फीमेल में एग के पास होने के लिए अलग ट्रैक है और यूरिन पास होने के लिए अलग ट्रैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ये इसका काम क्या है। फिर ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा क्या करता है ना, सेमिनल फ्लूइड को, एक फ्लूइड को सीक्रेट करता है और न्यूट्रिएंट्स को सीक्रेट करता है। किसके लिए, इन स्पर्म्स के लिए, ताकि ये स्पर्म आगे जाके क्या हो जाए, मैच्योर हो। ये स्पर्म आगे जाके फीमेल जेनिटल ट्रैक में जब एंटर करें तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो पाए, वो फर्टिलाइजेशन कर पाए, इतनी कैपेबिलिटी वो कर पाए, इतनी कैपेबिलिटी वो रख पाए कि जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर करें तो फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट जो एसिडिक जो मोमेंट है उसे न्यूट्रलाइज कर सके। फीमेल की बॉडी में क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर होता है, और लेकिन जब कोई भी एक कैपेबल स्पर्म वहां पे पहुंचता है, एक पोटेंशियल वाला स्पर्म पहुंचता है, तो वो अपने सीक्रेशन से उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, अपने बेसिक सीक्रेशन से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कुछ इस तरह की कैपेसिटी इसे प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, फिर यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है, ये यूरेथ्रा किससे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से ना। तो चलिए प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, और साथ ही साथ किससे जुड़ा हुआ है, सेमिनल वेसिकल से। अब देखिए एक था सेमिनल फ्लूइड अलग है और सेमिनल वेसिकल अलग है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट जो है वो एक ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं और ये अपना सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि सेमिनल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, वो यूरेथ्रा से रिलीज होता है। ठीक है, सेमिनल यूरेथ्रा में एक फ्लूइड, एक लिक्विड रिलीज होता है जिसे हम सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, जबकि सेमिनल वेसिकल एक अलग चीज है। ठीक है, अलग पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिलीज करते हैं फ्लूइड को, न्यूट्रिएंट्स को, जो कि कंबाइंड जो स्पर्म के साथ कंबाइंड होता है ताकि सीमेन का फॉर्मेशन कर सके। सीमेन हमने पढ़ा क्या होता है, पेल येलो या वाइटिस कलर का एक स्टिकी पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाने के लिए। ठीक है, या फीमेल जेनिटल ट्रैक तक जाने के लिए। तो ये मिल्की विस्कियस फ्लूइड होता है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये आता है कि इसके पास होता है फ्रुक्टोज। अब आप बोलोगे कि तो क्या हो गया, फ्रुक्टोज तो होगा ही, एनर्जी देता होगा या कुछ ऐसे करता होगा, है ना। तो चलिए मैं अभी बताती हूँ आपको, ये पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या कंटेन करता है। ये एक फ्लूइड कंटेन करता है फ्रुक्टोज, प्रोटीन और बहुत सारे अदर केमिकल रिलीज करता है जो कि नरिश करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं स्पर्म को कि अब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर करना है और उसके बाद मैच्योर होना है, मतलब कैपेबिलिटी आपकी रखनी है आपने इतनी कि आप जाके फर्टिलाइज कर पाओ। ठीक है, अब मैंने बात करी फ्रुक्टोज की। अब देखो अगर मैं आपको कुछ केसेस की बताऊं, जैसे कि रेप केस होते रहते हैं, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि रेप केस होते ही रहते हैं फीमेल्स के साथ। तो वहाँ पे होता क्या है कि फीमेल का मेडिकल टेस्ट, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया, फीमेल का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। मेडिकल टेस्ट करवाने का रीज़न ये है कि कंफर्मेशन ली जाती है कि एक्चुअल में रेप हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि
शायद ना हुआ हो रेप या कुछ इस तरीके की कंडीशन जो भी होती हैं, तो हमने पढ़ना है कि फ्रुक्टोज का क्या रोल है इसमें, ठीक है। तो फीमेल का क्यों मेडिकल करवाया जाता है, कभी दिमाग में नहीं आया कि अगर ऐसे कोई केसेस होते हैं तो फीमेल का क्यों मेडिकल करवाया जाता है? तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ना कभी भी कोई भी फ्रुक्टोज बनता ही नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रुक्टोज नहीं होता है। लेकिन अगर उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, रेप वाला इंसिडेंट अगर उसके साथ हुआ है, तो उसकी बॉडी में फ्रुक्टोज मिलेगा। कहां से मिलेगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से गया है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन है, सेमिनल वेसिकल का जो सीक्रेशन है, उसके थ्रू वो गया है उसकी बॉडी में, और वहां पे वो कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ उसके साथ, उस फीमेल के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो इसीलिए फीमेल का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है जब भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्रुक्टोज, ये ध्यान रखने वाली बात है कि फ्रुक्टोज फीमेल बॉडी में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि मेल बॉडी में होता है। तो जब भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो फ्रुक्टोज उस फीमेल बॉडी में ट्रेवल कर जाता है और उससे कंफर्मेशन हो जाता है कि उस फीमेल के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये पढ़ लिया हमने सब। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है पेनिस, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन इसे कहा जाता है, जो कि स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करता है, फीमेल के वेजाइना तक पहुंचाने में हेल्प जो करता है कॉपुलेशन के टाइम पे, वो इसी का काम होता है। और उसके बाद अब बात करते हैं स्पर्म की, ठीक है। तो स्पर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम स्पर्म का डायग्राम देख लें, है ना। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। मेल जर्म सेल जिसे हम कहते हैं, या मेल गैमेट जिसे हम कहते हैं, जो कैपेबल है फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर करने के लिए, जो कैपेबल है फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर करे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करे, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्मेशन हो और एक नए सेल का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो यही वो स्पर्म है। अब देखिए, ये स्पर्म 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड पार्ट, मिडिल पीस एंड टेल। टेल इसकी बहुत बड़ी होती है, वाइब्रेटिंग, जिसे कि एक्सोनीम कहा जाता है। और हेड में इसका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्रोनीम कहते हैं, ठीक है, या एक्रोसोम, सॉरी, दिस वन इज एक्रोसोम एंड दिस वन इज एक्सोनीम, ठीक है। टेल पोर्शन इज नोन एज, स्पर्म टेल इज नोन एज एक्सोनीम एंड स्पर्म हेड इज नोन एज एक्रोसोम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्पर्म के हेड पोर्शन को क्या कहा जाता है और टेल पोर्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से बेटा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपने हवा में पढ़ना है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे डीप तक पढ़ो, क्यों अगली क्लास के लिए छोड़ना है या बात के लिए छोड़ना है ना। तो स्पर्म क्या है? अब देखिए, स्पर्म के पास क्या क्या है हम देखते हैं। स्पर्म के हेड में है न्यूक्लियस, इसके पास सेंट्रियोल है और एक नेक पोर्शन है, ठीक है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इसके मिडिल पीस में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हम कह रहे हैं। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, उससे पहले इसके टेल में प्रेजेंट है। टेल में बाहर से जो लेयर है वो किसकी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और एक बड़ी सी टेल इसके पास है। अब आइए आते हैं इधर माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो स्पर्म, अब हालांकि हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है ना। तो यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जब स्पर्म एग की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है तो उस टाइम पे स्विमिंग के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो स्विमिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई ये फ्लोट करता है कहाँ? ये जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी वैसे ही जो स्पर्म है वो जाता है अपने न्यूक्लियस को लेके। इसके पास न्यूक्लियस है ना, यही न्यूक्लियस वाला पार्ट एग के न्यूक्लियस से यूनाइट होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद डीएनए होता है, बेसिक प्रोटीन होते हैं, और एक्रोसोम जो होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मिलके बना हुआ रहता है। नेक रीजन जो होता है शॉर्ट होता है, बहुत छोटा सा रीजन होता है जो इसका नेक रीजन होता है। और 2 सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट, एक आगे होता है एक पीछे होता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे मिडिल पीस होता है, इस मिडिल पीस को ना पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, तो दिस पीस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ स्पर्म, है ना। इस पीस को पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है ना। तो यहाँ पे उसके बाद ये इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी चाहती है कि फर्टिलाइजेशन हो तो उसे स्पर्म को इतना कैपेबल बनाना ही होगा, और उनमें इन सारी चीजों का रोल होता है। एक लंबी सी टेल स्पर्म की होती है।
तो स्पर्म क्या होता है, टाइनी छोटा सा मोटाइल बॉडी होती है जो कि अपनी टेल को यूज करता है। अब देखो जब आगे आगे इसने बढ़ना होगा ना, एनर्जी तो यहाँ से मिल रही है लेकिन यूज ये टेल को करता है, अपनी टेल का ये यूज करता है, अपनी पूंछ का ये यूज करता है, जिसे हम एक्सोनिम कहते हैं, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ये पहुंच पाए। ठीक है, तो ये स्पर्म का डायग्राम है। ऐसे जब हम आगे जाएंगे तो हम एग का या ओवरी के बारे में जानेंगे और एग के डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। चलिए एक बार हम बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में क्या क्या दिया गया है, क्या कुछ छूटा है या यही चीजें थी, हम ये इनकी बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमसे कहा गया कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है वो पोर्शन जहां पे कि जर्म सेल्स का, यानी कि स्पर्म जो सेल्स, जो जर्म सेल्स हैं, जो एग या स्पर्म सेल जो है, नॉर्मली मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो स्पर्म सेल, इनका फॉर्मेशन होता है। एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए बोल रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट्स को नॉर्मली कंटेन कर रहा है, दो पोर्शन को नॉर्मली ये कंटेन कर रहा है। एक पोर्शन तो वो है जो स्पर्म को बना रहा है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कह सकते हैं, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में ही तो फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक पोर्शन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स वाला है जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का, और एक तरफ दूसरा पोर्शन है जहां पे उन स्पर्म के वो बने हुए स्पर्म्स को भेजा जा रहा है, कहाँ, फर्टिलाइजेशन के लिए, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की तरफ। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के एम्प्यूला में, है ना, तो वहां उसे भेजा जा रहा है। तो यानी कि दो पोर्शन नॉर्मली काम कर रहे हैं, एक जगह बन रहा है, एक जगह से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा था फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स। जर्म सेल्स को हम स्पर्म्स, गैमेट या मेल सेक्स सेल भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस। तो ये कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, और टेस्टिस के कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल में। देखिए हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ गए, कहाँ, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, यानी कि उसने टेस्टिस तो बताया लेकिन उसके नीचे का पढ़ने के लिए आपके लिए छोड़ दिया। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। ये कहां प्रेजेंट रहते हैं, बाहर एब्डोमिनल कैविटी के। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के, यानी कि मेल की एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट रहते हैं, स्क्रोटम में। क्यों, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर। जब स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा होता है या छोटे छोटे नए स्पर्म बन गए होते हैं तो वहां पे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, बॉडी से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो हम लास्ट चैप्टर में, यहाँ पे वही आपको बताया जा रहा है, इन द प्रीवियस चैप्टर, लास्ट चैप्टर में, इससे पहले के चैप्टर में हम टेस्टिस का रोल पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि टेस्टिस एक हार्मोन का सीक्रेशन करता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, जिस इसके सीक्रेशन से जो मेल है उसमें प्यूबर्टी आती है, उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन तो ये करता ही करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, अपीयरेंस, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो टेस्टोस्टेरोन का जो काम है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल में इनका सीक्रेशन तो कर ही रहा है, हार्मोन का सीक्रेशन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ स्पर्म का फॉर्मेशन भी करने में भी ये हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ प्यूबर्टी के टाइम पे मेल की बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं उनको भी ये करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंसेस। हमने पढ़ा था कि स्पर्म जो फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ डिलीवर होते हैं, वास्ट यहाँ से फॉर्मेशन हुआ, मेच्योर हुए थोड़े बहुत और इनको पास कर दिया गया कहाँ, वास्ट डिफरेंसेस में। ठीक है, इसको वास्ट डिफरेंसेस में डिलीवर कर दिया जाता है, विच यूनाइट विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि कहाँ जाके यूनाइट हो जाते हैं, एक ट्यूब से, जो कि कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। यूरिनरी ब्लैडर मीन्स जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। द यूरिथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यूरेथ्रा क्या करता है, यहाँ पे एक कॉमन पाथवे होता है जहाँ पे स्पर्म भी रिलीज होता है और उसी पोर्शन से यूरिन भी, स्पर्म और यूरिन दोनों ही रिलीज होते हैं, लेकिन दोनों की टाइमिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो अलोंग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंसेस
ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल एट देयर सीक्रेशंस। तो अब इसी पाथवे में यहाँ पे रास्ते में इनको मिल जाती हैं ग्लैंड, जैसे कि जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, ये क्या करते हैं अपना सीक्रेशन, ये भी उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं और जो इनका सीक्रेशन है, जो ये सीक्रेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है, हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, फ्लूइड का सीक्रेशन करती है, तो अपना सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पर्म को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि स्पर्म और ज्यादा मैच्योर हो, स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स मिले और क्या क्या देता है, फ्रुक्टोज देता है, प्रोटीन देता है और अदर केमिकल देता है ताकि नरिशमेंट उसका हो सके, ठीक है। And the seminal vesicles add their secretion so that the sperm are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provide nutrition। तो अब जैसे ही इनका secretion मिलता है तो इनका secretion मिलने के बाद अब sperm के पास fluid भी आ गया है, यानी कि sperm अब क्या हो गया है, जैसे हम पानी में किसी चीज को फेंकेंगे तो वो जल्दी से तैरने लगेगा ना, तो कुछ इसी तरीके का secretion इसे मिल जाता है sperm को और एक fluid हो जाता है जो इसको इसके ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने को इजी बना देता है और ये फ्लूइड क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन भी ये फ्लूइड प्रोवाइड करता है। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। तो स्पर्म क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मीन्स फीमेल और मेल पेरेंट से आने वाले दोनों के जो कैरेक्टर हैं, जो जेनेटिक है, जो जेनेटिक्स उनकी बॉडी में, मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि फीमेल और मेल पेरेंट की बॉडी से आ रहे हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स के साथ फीमेल के कैरेक्टर आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स के साथ मेल के कैरेक्टर आएंगे और दोनों के ही 50-50 कैरेक्टर्स आते हैं। इसी वजह से वो किस में आते हैं, स्पर्म, ये जो मेल के हैं 23 क्रोमोसोम्स के साथ इसके जेनेटिक कैरेक्टर आ जाएंगे और वो स्पर्म कैरी करके लेके आएगा। यही रीजन है कि हम अपने मेल और फीमेल पेरेंट दोनों की ही तरह हम रिसेंबल करते हैं, हम सिमिलरिटी शो करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं करते हैं। एग्जैक्ट नहीं करने का भी रीजन है क्योंकि कभी कभी कोई जीन नहीं रिस्पॉन्स करती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ये आपके कोर्स में है नहीं, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो नए कैरेक्टर अराइज हो जाते हैं, मतलब कि अपने पेरेंट्स से थोड़ा से हटके कैरेक्टर जो आते हैं या थोड़ा सा अलग जो हम दिखाई देते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। लेकिन फिलहाल तो हमने ये जानना है कि स्पर्म जेनेटिक मटेरियल को लेके आता है एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल। और इसकी एक लंबी सी टेल होती है जो इसे हेल्प करती है किस चीज के लिए, फीमेल जर्म सेल तक पहुंचने के लिए, यानी कि एग तक पहुंचने के लिए हेल्प करती है। और जैसे ही एग तक ये पहुंच जाएगा उसे पेनिट्रेट करेगा स्पर्म का हेड, और स्पर्म के हेड में भी बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, उसके बाद ये पेनिट्रेट करता है, ठीक है, पेनिट्रेट करता है और उसके बाद उसके न्यूक्लियस से जाके यूनाइट होगा और जब ये न्यूक्लियस से जाके यूनाइट होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट के फॉर्मेशन के थ्रू एक नए जो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट होने तक, ह्यूमन की बात करें तो 9 मंथ का गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, उस पीरियड तक उसमें डेवलपमेंट होते ही रहते हैं और जब कंप्लीट नया फीटस वो कंप्लीट बन जाता है, सारे बॉडी के पार्ट्स बन जाते हैं, हर एक पार्ट तैयार हो जाता है, जब वो जो जायगोट था अब जो फीटस में कन्वर्ट हो गया है, अब वो जब रेडी हो जाता है कि वो क्या करने के लायक हो गया है, बाहर मदर की वॉर्म से बाहर रहने लायक हो गया है, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए कैपेबल हो गया है, तो बॉडी उसे क्या कर देती है, फीमेल बॉडी से यानी कि फीमेल की वॉर्म से यानी कि यूट्रस से बॉडी से बाहर हो उसे एक्सपेल कर देती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा था थोड़ा बहुत हमने प्यूबर्टी के बारे में जाना और फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने जाना और साथ ही साथ हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करी, मेंस्ट्रुएशन की हमने बात करी थी, जहाँ पे हमने पढ़ा कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्की एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज, हमने ये जाना। और उसके बाद हमने जो पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, हमने पढ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही हमने पढ़ा कि कैसे जायगोट का सबसे पहले जो स्पर्म है वो मेल गैमेट है जो वो बॉडी से बाहर आता है
पेनिस के थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और वो कोशिश करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचते पहुंचते उसे बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, जिसमें से एक का नाम है कैपेसिटेशन। और ऐसे करते करते जब वो फीमेल ओविडक्ट तक पहुंच जाता है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होता है। और हमने पढ़ा कि एक बार के इजैकुलेशन में, एक बार के कॉपुलेशन में मिलियंस अमाउंट में स्पर्म पास होते हैं फीमेल की बॉडी में, और उन मिलियंस अमाउंट में स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म होता है जो कैपेबल होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचेगा तो वो किस फॉर्म में होता है, हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, ठीक है। और एग, और वहां पे एग से यूनाइट तभी होगा जबकि ओव्यूलेशन के थ्रू एग रिलीज हुआ होगा। एग रिलीज हुआ है तो वहां पे हो जाएगा क्या, यूनाइटेशन इनका हो जाएगा, वहां पे फ्यूजन इनका हो जाएगा। फ्यूजन के थ्रू एक नए सेल का फॉर्मेशन होगा जिसे कि हम जायगोट बोलते हैं। और ये जायगोट आगे जाके एक नए सेल, नए डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे यूट्रस की तरफ बढ़ता है और यूट्रस में ये इम्प्लांट खुद को कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इम्प्लांटेशन। फिर उसके बाद हमने बात करी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कहा कि टेस्टिस होता है जो कि एक पेयर में प्रेजेंट रहता है, ओवल शेप का होता है, और साथ ही साथ इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबल होता है। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूबल में फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का। जैसे जैसे इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होते जाएगा वैसे वैसे इनको क्या कर दिया जाएगा, आगे को ट्रांसफर करते ही दिया जाता है, ताकि जगह जगह में, हर जगह में जहाँ पे भी ये जा रहा है, जैसे कि एपिडिडाइम्स में ये जाएगा तो वहाँ पे इसको टेम्पररी स्टोरेज इसका करवाया जाएगा। और टेम्पररी स्टोरेज करवाने का रीज़न ये होता है कि इसको क्या मिल जाए, थोड़ी सी मोटिलिटी मिल जाए, थोड़ा सा मैच्योरेशन इसका करवा दिया जाए, ताकि इजीली ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने लायक हो जाए या मेच्योर हो जाए, ठीक है। तो जब टेस्टिस हमने पढ़ लिया तो उसके बाद हमने स्क्रॉटम की बात करी। हमने कहा पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने का, और ज़्यादा हो गया तो कम करने का काम होता है, कम हो गया तो ज़्यादा करने का काम भी इसका होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा एपिडिडाइम्स। एपिडिडाइम्स में हमने बात करी कि 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। दिस वन इज एपिडिडाइम्स, ये पोर्शन है एपिडिडाइम्स का, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं, हेड, टेल एंड मिडिल पीस। तो एपिडिडाइम्स एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच रहता है टेस्टिस के साथ, जो सर्व करता है टेम्पररी, इसको क्या कहा जाता है, टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म इसे कहा जाता है, क्योंकि स्पर्म यहाँ पे को मैच्योर होते हैं और इनमें मोटिलिटी डेवलप होती है। जितने भी टाइम तक यहाँ पे ये रहते हैं, ये एपिडिडाइम्स अपने सीक्रेशन से इसको मैच्योर करता है, अपने सीक्रेशन से इसको मोटाइल बनाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ से इसे फिर जब यहाँ इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया यहाँ रहने का, तो इस कॉइल ट्यूब के थ्रू ये कहाँ, अब देखो यहाँ से यहाँ आया, अब इसके थ्रू ये कहाँ आता है, वास्ट डिफरेंसेस में ये एंटर करता है। जब ये वास्ट डिफरेंसेस में एंटर करता है तो वास्ट डिफरेंसेस को कहा जाता है स्पर्म डक्ट। यहाँ पे ये कनेक्ट रहता है टेस्टिस, जो ये टेस्टिस है ये कनेक्ट रहता है यूरेथ्रा के साथ। तो स्पर्म डक्ट थोड़े टाइम यहाँ रहने के बाद ये चले जाता है यूरेथ्रा में, ठीक है, जो कि कॉमन यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन के लिए, लेकिन दोनों को एक साथ कैरी नहीं करता है, ठीक है। तो और ये सीक्रेट करता है सेमिनल फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद ये ज्वाइन होता है कहाँ से, यहाँ से यूरेथ्रा से आया, और ये ज्वाइन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड हमें दिखाई गई है और सेमिनल वेसिकल, यहाँ से आके इनमें यूनाइट होता है। और यहाँ जब ये कंबाइंड होता है तो यहाँ से स्पर्म, ये जो सीमेन होता है, सीमेन के साथ स्पर्म कंबाइंड हो जाता है और एक मिल्की विस्कियस फ्लूइड कंटेन ये करता है, जिसे कि फ्रुक्टोज, प्रोटीन और बाकी के केमिकल से मिलकर बनाया गया है, या बाकी केमिकल से मिलकर ये बना होता है। और इनका काम है कि ये नरिश करें और स्टिमुलेट करें स्पर्म को कि वो अब फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाने के लिए रेडी है, या इतना कैपेबल वो हो चुका है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक में वो एंटर कर सकता है, ठीक है। और फ्रुक्टोज के लिए हमने पढ़ा था कि फीमेल बॉडी में कभी भी फ्रुक्टोज नहीं बनता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कभी भी फ्रुक्टोज नहीं बनता है, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है या फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है। और जब ये फ्रुक्टोज, अब कभी अगर वो रेप वाला इंसिडेंट अगर हो गया तो उस टाइम पे फीमेल का जो मेडिकल टेस्ट कराया जाता है वो फ्रुक्टोज टेस्ट के लिए ही करवाया जाता है। उसमें नॉर्मली फ्रुक्टोज टेस्ट ही होता है, ताकि एक कंफर्मेशन मिल जाए कि ये इंसिडेंस एक्चुअल में हुआ भी है या नहीं हुआ है, या जो भी उसमें कंडीशंस रहेंगी उस हिसाब से, लेकिन फ्रुक्टोज टेस्ट वहाँ पे किया जाता है। और ये एक
कंफर्मेशन देता है क्रिमिनल की तरफ कि उसने क्राइम किया है, ठीक है। विक्टिम का इसीलिए करवाया जाता है मेडिकल टेस्ट। तो फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि पेनिस ये एक एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन होता है जो कि स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करता है। जैसे हमें बुक में बताया गया था ना, 2 पोर्शन होते हैं, तो ये दूसरा पोर्शन है जहाँ पे स्पर्म ट्रांसफर में ये हेल्प करता है। और फिर हमने स्पर्म की बात करी। हमने कहा कि स्पर्म छोटे छोटे मोटाइल बॉडीज होती हैं जिसमें कि जेनेटिक मटीरियल भरा हुआ रहता है। मेल पेरेंट का जेनेटिक मटीरियल इसमें प्रेजेंट रहता है ताकि पिछले जनरेशन के उसके फादर के कैरेक्टर की भी उसकी जो डेवलपिंग जायगोट है उसकी बॉडी में जाएं, या जो डेवलपिंग जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो जाएंगे अपने पेरेंट्स से जो जाते हैं, वो कैरेक्टर स्पर्म कैरी करके लेके आता है। और ये खुद को मूव करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। किसके थ्रू करता है? खुद को जो मूव करता है ये अपनी लंबी सी टेल का यूज करके खुद को फीमेल जेनिटल ट्रैक में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ये पहुंचाता है, ठीक है। तो आज हमने इतना कुछ पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने के बाद हम थोड़ा बहुत जानेंगे कैपेसिटेशन की प्रोसेस के बारे में। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये तो छोटा सा टॉपिक है, एक एम्प्यूला में होता है, हमें पता है। और प्लेसेंटा के बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेसेंटा एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मदर और फीटस को आपस में जोड़ता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो कहा जाता है कि जो मदर खाती है वही बच्चे को भी मिलता है ना। तो इसीलिए उनसे कहा जाता है कि आप ध्यान रखिए, आप ये मत खाइए, वो मत खाइए। उनको बहुत सारी सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि आपको ये नहीं खाना है। तो वो कैसे जाता होगा? वो सही है, वो गलत नहीं है। वो कैसे जाता है? एक कॉर्ड से मदर और फीटस दोनों ही आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे कि हम एम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा का बहुत, ये हर साल आने वाला आपका क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में प्लेसेंटा के बारे में पूछा गया था, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम गेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये सब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स बनाने होंगे और डायग्राम तो सीखने ही होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे।